प्रकार से अपराइजिंग्स हो रही हैं, अन्याय के खिलाफ, डेमोक्रेसी को लूटने के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, भारत भी उसी ओर अग्रसर हो रहा है। ये तो हम लोग हैं मुट्ठी भर सिविल सोसाइटी के लोग जो रोक रहे हैं देश को उस लेवल पे जाने से। हम ये चाहते हैं कि एक पीसफुल आंदोलन हो, पेपर बैलेट से चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी तो फिर चुनाव कभी जीत ही नहीं पाएगी, काफ़ी लंबे समय तक नहीं जीत पाएगी। फिर एक निष्पक्ष जांच हो सारी कार्रवाइयों की, सारे करप्शन की, और निष्पक्ष जांच के बाद जिसकी वीडियोग्राफी हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे, हम लोग डालेंगे, उसके बाद ट्रायल हो सबके, निष्पक्ष ट्रायल हो। उसके बाद अमित शाह जी, मोदी जी, मोहन भागवत जी, आरएसएस और बीजेपी के सब लोग सैकड़ों सालों तक जेल में जाएं। अभी इस बात से लोग बहुत सारे मेरे हैरान होते हैं, लेकिन अभी साउथ अफ्रीका का केस आप लोगों ने देखा होगा। 2500 साल की एक जो बच्चों का यौन शोषण करता था उसको 2500 साल की सजा हुई है। तो ये सीधी सीधी सिंपल बातें हैं। अब आज हमारी पेपर बैलेट की बात पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, 3 महीने बाद ये बोलेंगे कि हाँ जी जो प्राचा साहब तब बोल रहे थे वो सही थी, अगर हम एसआईआर से का बायकॉट कर देते तो ये सब कोई धांधली हो ही नहीं पाती। कुछ नहीं होने वाला। वेस्ट बंगाल पूरी मुझे उम्मीद है बीजेपी वेस्ट बंगाल जीतेगी इस बार। देर आए दुरुस्त आए, यही कहूंगा मैं तो। लेकिन देर का नुकसान सिर्फ विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं हो रहा है, पूरे देश को हो रहा है। और ये चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, और मैं इस बात की आवाज़ नहीं उठाता हूँ, सिर्फ मैं इस पे पूरी ताकत लगा के कार्य कर रहा हूँ, मैं और हमारे मुट्ठी भर जो साथी हैं। बल्कि ये कहना उचित होगा कि मैं उनका साथी हूँ, जैसे सीनियर लोग हैं सब, देवासायम साहब हैं, प्यारालाल गर्ग साहब हैं, कोलसे पाटिल साहब हैं। ये सब लोग पेपर बैलेट की तो मांग कर रहे हैं, और चुनाव में रिफॉर्म्स अगर किसी को करने हैं, भारत की डेमोक्रेसी अगर किसी को बचानी है, देश किसी को बचाना है, तो उसको सबसे पहले सबसे प्रथम मुद्दा पेपर बैलेट को वापस बनाना चाहिए। जो नहीं बना रहा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, या कोई भी हो, वो आरएसएस और बीजेपी के हाथों में कहीं ना कहीं खेल रही है। बाकी सारी चोरियां बेईमानियां, एसआईआर भी कम पड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में के लिए। वोटों में चोरी कम पड़ जाएगी। पैसे जो ये बांट रहे हैं, जो ये हिंदू मुसलमान चाइना और पाकिस्तान के साथ, उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं, ये सब कम पड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए, एनडीए को चुनाव जिताने के लिए। एनडीए चुनाव नहीं जीत पाएगी, देश की जनता उन्हें हरा देगी अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। मशीनों को बैन कर दिया जाएगा, लेकिन वो भाषण देने से नहीं होगा, प्रेस में स्टेटमेंट्स देने से नहीं होगा। एक ही एक रास्ता है, और वो है जन आंदोलन। और अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज या हम जैसे सोशल जो एक्टिविस्ट है, सोशल जो सिविल सोसाइटी है, वो करेगी तो बेहतर रहेगा, उनके नेतृत्व में होगा या उनके सहयोग से होगा तो बेहतर रहेगा। वरना देश की जो जनता है वो नेपाल, बांग्लादेश और दूसरी जगह है फिलीपींस, जो पूरे दुनिया में अब एक प्रकार से अपराइजिंग्स हो रही हैं, अन्याय के खिलाफ, डेमोक्रेसी को लूटने के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, भारत भी उसी ओर अग्रसर हो रहा है। ये तो हम लोग हैं मुट्ठी भर सिविल सोसाइटी के लोग जो रोक रहे हैं देश को उस लेवल पे जाने से। हम ये चाहते हैं कि एक पीसफुल आंदोलन हो, पेपर बैलेट से चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी तो फिर चुनाव कभी जीत ही नहीं पाएगी, काफ़ी लंबे समय तक नहीं जीत पाएगी। फिर एक निष्पक्ष जांच हो सारी कार्रवाइयों की, सारे करप्शन की, और निष्पक्ष जांच के बाद जिसकी वीडियोग्राफी हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे, हम लोग डालेंगे, उसके बाद ट्रायल हो सबके, निष्पक्ष ट्रायल हो। उसके बाद अमित शाह जी, मोदी जी, मोहन भागवत जी, आरएसएस और बीजेपी के सब लोग सैकड़ों सालों तक जेल में जाएं। अभी इस बात से लोग बहुत सारे मेरे हैरान होते हैं, लेकिन अभी साउथ अफ्रीका का केस आप लोगों ने देखा होगा। 2500 साल की एक जो बच्चों का यौन शोषण करता था उसको 2500 साल की सजा हुई है साउथ अफ्रीका में अभी। तो उसी तरीके से यहाँ भी मोदी जी, अमित शाह जी को सैकड़ों साल तक की सजा होगी। और मैं इसीलिए उनकी बार बार लंबी उम्र की कामनाएं करता हूं कि वो कम से कम 100 साल अभी और जिंदा रहे, कम से कम, ताकि 100 साल जेल में रह के वो चक्की पीसे और देश की जनता देखे कि जो भले ही प्रधानमंत्री बन जाए, करप्शन करेगा, देश को लूटेगा, देश को
कमज़ोर करेगा चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, तो वो सैकड़ों साल तक चक्की पीसेगा। ये हमारा ध्येय है, लेकिन ये होगा सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के जरिए। विपक्ष की पार्टियां अभी भी पार्लियामेंट में बोल रही हैं, क्या बिहार का चुनाव रद्द कराने के लिए कोई भी विपक्ष की पार्टी आगे आ रही है हमारे साथ? नहीं। तो इनकी कथनी और करनी में अभी भी फर्क है। आगे आए, हम सबसे पहले बिहार का चुनाव रद्द कराएंगे, जो मैं बार बार कह रहा हूं, वरना ये पार्लियामेंट में बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है। बीजेपी और आरएसएस को इन डिबेट से कोई फर्क पड़ता नहीं है। डिमांड तो एकदम सही है, इनसे बेहतर भी डिमांड्स हो सकती हैं। जैसे एक ही डिमांड रखे तो बाकी सब डिमांड्स उसी से पूरी हो जाएंगी। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, पेपर बैलेट से चुनाव की मांग रखनी चाहिए। लेकिन मांग रखना मुझे तो अब थोड़ा अजीब सा ही लगता है। मैं इससे तो कड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि राहुल जी बोल रहे हैं, ये विपक्ष के नेता हैं। वरना अगर मैं ये कहूँ, चलिए मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं अगर अडानी जी से ये कहूँ, डिमांड रखूँ उनके सामने, अडानी जी के सामने, कि आप तो कोई बिजनेसमैन हो नहीं, आपको तो कुछ चीज़ आती नहीं है, सारा जो आपने देश का धन लूटा है अमित शाह जी के साथ, मोदी जी के साथ मिलके, वो सारा वापस कर दो। मैं आपसे मांग करता हूँ, क्यों अडानी जी दे देंगे? उसी प्रकार से अंबानी जी से मैं ये मांग करूँ कि आपने इतनी जो पूरे देश में जो इतनी सारी करप्शन फैला के, अपने अफसरशाही में घुसपैठ करके जो करप्शन की है आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके, वो कृपया करके देश की जनता को लौटा दो। वो लौटा देंगे। इसी प्रकार से यूसुफ लुलू साहब से मैं बोलूँ कि आपने जो इतनी बेईमानियाँ की हैं पूरे देश में, वो आप वापस लौटा दो। तो क्या मेरी मांग ये लोग मांग लेंगे, या इस पे सब लोग हंसेंगे ही? तो ये हंसाने वाली बात है कि जिन लोगों ने ये सब काम जानबूझ के साजिश करके किया है, उन्हीं मोदी जी से, उन्हीं अमित शाह जी से पार्लियामेंट में ये मांग की जाए कि आप जो है ये अपनी जो है इतनी बड़ी बड़ी जो आपने बेईमानियां और चोरियां की हैं, उसको आप कृपया बंद कर दो और अच्छा काम करने लगो। ये मुझे बात समझ में नहीं आती। राहुल जी को थोड़ा स्लीपर सेल्स की बात सुनना कब बंद करेंगे? हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि स्लीपर सेल्स को बाहर निकालें, ईवीएम को बैन कराएं, पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए जन आंदोलन करें। उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, वो अभी जो मैंने आपको बात कही है, मोदी जी और अमित शाह जी को सैकड़ों साल तक जेल में एक निष्पक्ष तरीके से कार्य करेगा, हम लोगों का साथ देगा। सर, एक राहुल गांधी की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे भी जुड़ी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज हैं वोटिंग के, चुनाव आयोग के, ये सारी चीज़ें जो है वो 45 दिन के नियम को बदल करके उसको लंबे समय तक के लिए प्रिवेंट किया जाए। आप भी चूंकि इस मामले पे पिटिशनर रहे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, तो आप कैसे देखते हैं इसको? ये कितने कानून बदल लें, कुछ कर लें मोदी जी और अमित शाह जी और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी, कुछ कर लें, ये मोहन भागवत जी, पूरी आरएसएस मिलकर कुछ कर लें, ये वीडियोग्राफी तो मैं लूंगा भारत के संविधान के तहत जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था ना, ये वीडियोग्राफी मैं लूंगा और देश की जनता को दिखाऊंगा। लेकिन जितना मैं ये चीजें एक्सपोज कर रहा हूं, उतना हमारी विपक्ष की पार्टीज जो है वो नाकारा साबित हो रही है। मैं कितने भारी मन से ये सब बातें करता हूं, वो तो मैं लेके दे दूंगा राहुल जी को। 45 दिन का टाइम रखे या कोई टाइम रखे, मेरे पास तो अभी भी है ना, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तो अभी है ना, वो काफी है देश की जनता को दिखाने के लिए कितनी ईमानदारी या कितनी बेईमानी से चुनाव हो रहे हैं। फतेहपुर सीकरी और रामपुर की तो पूरी वीडियोग्राफी मेरे पास है, और भी मिल रही है मुझे धीरे धीरे करके। 17C जिसके लिए हमारी पूरी विपक्ष इतनी कोशिश कर रही है, वो मेरे पास है पूरी 90 की 90 सीटों की हरियाणा की। ये सब तो मैं लेके दे दूंगा। आंदोलन कब करेंगे ये बताएं, ये सब तो मैं गारंटी दे रहा हूं, ये सब चीजें मैं लेके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बिहार के चुनाव में ही लेके दूंगा, मेरा साथ तो दें। बिहार के चुनाव की सारी वीडियोग्राफी मैं लेके दूंगा, मेरी गारंटी है, माने मेरी बात। ये जितनी भी न्यूज़ आती हैं, जितनी भी ये खबरें आती हैं, अगर ये ऐसी खबर आई है, मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा नहीं, तो ये प्लांटेड न्यूज़ है। आरएसएस ने ही ये न्यूज़ प्लांट कराई है ताकि लोग जो हैं ऐसा सोचें कि ये आरएसएस और बीजेपी ने नहीं कराया है, बल्कि उनका भी नुकसान हो सकता है। इसलिए ये माना जाना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी खुद अपना नुकसान तो करेगी नहीं। देखिए, एसआईआर का कानून की किताब में कोई जिक्र ही नहीं है। जिस प्रक्रिया से एसआईआर हो रही है, ये अपराध है, ये अपराध है, अपराध है, अपराध है। और जो ये करवा रहे हैं उन्हें जेल जाना है, जेल जाना है, जेल जाना है। जो तरीका है वो तरीका
आज का जो कानूनी तरीका है उसी तरीके से एसआईआर कराई जाए या वोटर लिस्ट में चेंज किया जाए, वो ही कानूनी है, वरना सब अपराध है, सबको जेल जाना है। अब ये बात कहना, अब मैं आपसे ये गारंटी दे रहा हूँ और मैंने बहुत बार ये बात कही है कि हमारे देश में 0.1%, ये बहुत ही ज़्यादा, मैं एक तरीके से ऑप्टिमिस्ट होकर ये बात कह रहा हूँ, 0.1% ही लोग ऐसे होंगे, या मैक्सिमम मान के चलूँ तो 1% लोग मान लो, 1 करोड़ लोग हो ही नहीं सकते, हालांकि फिर भी मैं बोल रहा होंगे, जो एसआईआर में डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे जमा करा पाएंगे, एसआईआर की जो अब की प्रक्रिया है उसको फुलफिल यानी कि पूर्ण कर पाएंगे। उसके बाद भी जो हाथ में रहेगी चीज वो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में रहेगी, किसका एसआईआर को माने, डॉक्यूमेंट्स को माने, किसका ना माने। आप कितने भी डॉक्यूमेंट्स दे लीजिए, उसमें एक आध तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी। ये बात हम सीएनआरसी के टाइम पे कहते थे, कितना कामयाब आंदोलन था वो, उसी की झुंझलाहट में तो इन बच्चों को जेल में रखा हुआ है कि नहीं है। वो क्या कहते थे हम लोग, लाठी गोली खाएंगे, पेपर नहीं दिखाएंगे, और वो विक्ट्री हुई थी हम लोगों की। आज भी वही बात है, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज मेरी बात सुन लेती, एसआईआर का टोटल बाइकआउट होना था। अगर पूरे देश के विपक्ष के लोग, विपक्ष की पार्टियों के और देश की जनता, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छोड़ के कोई भी एसआईआर में सम्मिलित नहीं होती तो कोई करा लेता एसआईआर। तो ये सीधी सीधी सिंपल बातें हैं। अब आज हमारी पेपर बैलेट की बात पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, 3 महीने बाद ये बोलेंगे कि हाँ जी जो प्राचा साहब तब बोल रहे थे वो सही थी, अगर हम एसआईआर से तब बाइकआउट कर देते तो ये सब कोई धांधली हो ही नहीं पाती। कुछ नहीं होने वाला। वेस्ट बंगाल, पूरी मुझे उम्मीद है बीजेपी वेस्ट बंगाल जीतेगी इस बार, और वो जीतेगी सिर्फ और सिर्फ मशीनों के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से नहीं। और एसआईआर, ममता बनर्जी साहब का तो इतना मजबूत वर्कर का नेटवर्क है ना, और किसी पार्टी का तो शायद नहीं होगा इतना, या तो बसपा का है उत्तर प्रदेश में, या सबसे ज्यादा मजबूत तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, ऐसे राज्यों में ही तो है जो वर्कर्स हैं मौजूद, वो भी नहीं करा सकते एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी ताकत लगा लें तब भी नहीं करा सकते। मैं ये गारंटी दे रहा हूं, एसआईआर का अभी भी बाइकआउट कर दें, नहीं देंगे हम कागज, जो करना है कर लो, हम भी देखेंगे कैसे ये कागज एसआईआर की प्रक्रिया चालू ही होगी। लेकिन अभी भी हमारी बात नहीं सुन रहे, फिर मुझे बार बार यही कहना पड़ेगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सर, आपने एनआरसी और एसआईआर की बात की, तो आज अखिलेश यादव ने भी पार्लियामेंट के अंदर यही बात कही कि एसआईआर एक्चुअली में एनआरसी है और एनआरसी की तरह ही है। इतनी देर में सारी बातें बाद में ही कहेंगे, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, जिस दिन से एसआईआर शुरू हुई थी, जिस दिन से बड़े बड़े वकीलों को लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे, मत जाओ, हम मना कर रहे थे ना, हाथ जोड़ जोड़ के मना किया। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब अपनी इस इशू की मृत्यु निश्चित कराना और एसआईआर पे ठप्पा लगवाना, सुप्रीम कोर्ट की सहमति का ठप्पा लगवाना। अब जाके वही करवा रहे हैं, बिहार में तो हो ही गई ना एसआईआर, रुकवा ली, सबने मिलकर रुकवा ली। आरजेडी के भी तो काडर थोड़े बहुत मजबूत थे ना, रुकवा लिया। नहीं रुकवा सकते ना ये, फिर हमारी बात क्यों नहीं मानते? बाद में ही माननी है, जब सारा का सारा, जब अब पछताए हो क्या हो जाएगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में ही पछताना है इन्हें, पहले बात नहीं सुननी है किसी भी हालत में। तो इससे हमें हमारा यकीन जो है ना और मजबूत हो जाता है कि ये चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे ममता बनर्जी साहिबा हों, चाहे मायावती जी हों, ये सब के सब आरएसएस ने जो स्लीपर सेल्स छोड़ रखे हैं ना अपनी इनकी पार्टीज में, ये उनके चुंगल में है। जिस दिन ये चुंगल से बाहर आ गए, आरएसएस और बीजेपी, चुनाव जीतना मतलब एक सपना हो जाएगा उनके लिए। लेकिन चुंगल से तो बाहर आए पहले ये लोग। मैं देखिए आरएसएस के किसी भी टिप्पणी का तोड़ मेरे पास ही होता है, इस चीज़ का बात ही मत करो। अभी कोई मुझे ये बता रहा था, राज्यसभा में तो मना किया गया वंदे मातरम नहीं बोलना है, ये तो उन्हीं के राज्यसभा के उपाध्यक्ष ने बोला था कि नहीं बोलना है। ये सब चीज़ें बिल्कुल विषय से भटकाने वाली हैं। जिसे बोलना है बोलेगा, जिसे नहीं बोलना नहीं बोलेगा। महमूद मदनी साहब के जो एक उन्होंने जो आरएसएस की जो स्क्रिप्ट पढ़ी है, उसके बाद से ही तो वंदे मातरम की ये प्रक्रिया शुरू हुई है। वो आरएसएस के मेंबर हैं, उन्होंने आरएसएस ने बोला होगा ये तुम बोलो, हमें अभी ये एसआईआर की प्रक्रिया करानी है, और जो आंदोलन उभर के आ रहा है, असली आंदोलन पेपर बैलेट का, हम लोगों का, जनता का आंदोलन, उससे ध्यान भटकाना है।
तो आप वंदे मातरम बोलो या कुछ भी बोलो, आरएसएस और बीजेपी के लोग जो चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर देश को खोखला कर रहे हैं, उनकी तो कोई भी बात वो करेंगे तो देशभक्ति से दूर ही होगी, पास नहीं हो सकती कभी। वो देशभक्ति कभी कर ही नहीं सकते, वो भारत के संविधान के साथ कभी हो ही नहीं सकते, उनके लिए ये तय है बात। तो इस पे बहस करना ही व्यर्थ है। अच्छा, अगर कोई जबरन कहता है कि वंदे मातरम कहिए, तो क्या ये भी अपराध की श्रेणी में आता है? बिल्कुल आता है। जबरन कोई किसी से कुछ नहीं करवा सकता। हम जबरन इतने सालों तक कहलवा पाए? हम क्या कहलवा पाए संविधान की जय? क्या आरएसएस वाले आज भी कहते हैं संविधान की जय, बाबा साहब की जय कहते हैं? नहीं कहते ना। हम नहीं करवा पा रहे हैं उनसे जबरन, नहीं करवा सकते, क्योंकि यही बाबा साहब का संविधान है जो हमें रोकता है। हाँ, अगर वो देशद्रोह का काम करते हैं तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भिजवाते रहें, आगे भी भिजवाते रहेंगे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि एसआईआर जो हो रहा है ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। शुद्धिकरण मनुस्मृति वाला, जब कानों में अगर कोई ज्ञान की बात सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था ताकि वो मर जाए। कानों में अगर किसी के पिघला शीशा डाला जाएगा वो तुरंत मर जाएगा, तुरंत मौत की सजा, ये शुद्धिकरण होता था ना। वही है क्या ये? मगर अब मनुस्मृति का टाइम नहीं है, बाबा साहब के संविधान का टाइम है। वो जो शीशा पिघला के डालने वाले थे ना, वो उनका समय गया। नाम भी लेंगे उस चीज का तो जेल में जाएंगे। या तो सबसे बड़े मोदी जी ने ही बिठा रखे हैं, शेख हसीना साहिबा को, जिनके राज में और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देश के खिलाफ अग्रेशन यानी कि हमला बताया देश के ऊपर। किस चीज़ को? इलीगल इमिग्रेंट्स को। वो शेख हसीना साहिबा ने कराया कि नहीं कराया? वही तो थी, और उनको मोदी जी ने यहाँ बुलाया। अगर घुसपैठिया कोई भी है एक भी, तो वो तो मोदी जी ने करवा रहे थे ना, शेख हसीना साहिबा के साथ मिलके। लेकिन सच्चाई ये है, इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं है, बांग्लादेश से एक भी नहीं है, इलीगल इमिग्रेंट एक भी नहीं है। जो हैं वो उतने भर हैं जो किसी और देश से घुसपैठिया हैं। दुनिया के किसी भी देश से जितने घुसपैठिए भारत के अंदर हैं और हैं, उतने ही बांग्लादेश से भी हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। ये बात तथ्यात्मक रूप से सही है। बीजेपी और आरएसएस का कोई भी बड़ा नेता या कार्यकर्ता कोई भी बात कहता है तो हमें उसको मान लेना चाहिए कि जो सच है इससे एकदम उल्टा है। कितने घुसपैठिए ये पकड़ पाए? एक बेचारी महिला को, प्रेग्नेंट महिला को भेज दिया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देके वापस बुलवाया कि नहीं बुलवाया? घुसपैठिए हैं, हमारे पूरे देश में घुसपैठिए हैं जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। जो दीमक हैं देश के लिए वो है मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन। वो जहां जाएंगे देश को खोखला कर देंगे, सब लोगों को लूट लेंगे, डकैती मार लेंगे। इसीलिए घुसपैठिए भारत में हैं, कहीं भी है तो वो है मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन। उनको चिन्हित करो और उनको कानूनी कार्रवाई करके जेलों में भेजो या फिर गुजरात वापस भेजो।